लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, होपफुली आप लोगों ने इसको तामुल से देखा होगा। पहले तो ये बताएं इसमें कोई कन्फ्यूजन है, मैं थोड़ा सा एक रिकैप करता हूँ जल्दी से, तो इसमें आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछें ताकि इसको मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर, ताकि थोड़ा सा आगे की जो डिस्कशन है आपको समझ आए। सो व्हाट वी डन इज़ वी एसेंशियली डन अ लूप, ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। हम लोगों ने लूप को सिर्फ ट्रांसलेट किया है। लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक इनिशियलाइजेशन होती है, एक उसका स्टेप होता है जो कि हर लूप की बॉडी के ख़त्म होने के बाद होता है, एक आपके पास एंड का चेक होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं, इनके ज़रिए से लूप चलता है, और एक लूप की बॉडी होती है जिसके अंदर जो काम आपने लूप में करना है वो होता है, ठीक हो गया जी। सो हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे की थी, ठीक है जी। हम लूप चलाएंगे 3, 2, 1 और 0 पे रुक जाएंगे, ठीक। तो दैट इज़ द इनिशियलाइजेशन। दिस इज़ द डेक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो सकता है, डेक्रीमेंट हो सकता है, तो हम डेक्रीमेंट हमने किया है। एंड दिस इज़ दी चेक जो कि आखिर में देखता है, ठीक है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब भी आप कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो आपके उस अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के नतीजे में आपके फ्लैग्स को सेट किया जाता है। हमने अभी तक एक फ्लैग देखा है, आज के लेक्चर में और देख लेंगे, ठीक है। वो एक फ्लैग क्या है? ज़ीरो फ्लैग। सो अ फ्लैग इज एसेंशियली वन बिट इन द होल ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। एक खास बिट होता है, एक जगह पे होता है, वो थोड़ा सा तफसील से दिखा देंगे, जो कि ये करता है कि आपके पास पुराने ऑपरेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। ये क्या इन्फॉर्मेशन रखता है कि लास्ट जो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ है उसके नतीजे में ज़ीरो प्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था, ये रखता है। अब चाहे आप उसको यूज़ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले तक हम जो सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे थे, एडिशन वगैरह कर रहे थे, कुछ ज़ीरोज़ आए भी, लेकिन ज़ीरोज़ आने के बाद हमने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। सो ज़ीरो फ्लैग अपना सेट या अनसेट इसको कहा जाता है। जब भी फ्लैग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंप्यूटर साइंस में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। फ्लैग कहीं पे सेट या अनसेट का मतलब होता है सेट उसको 1 करना, अनसेट उसको 0 करना, सेट करना, क्लियर करना, रीसेट करना, ठीक है। रीसेट भी उसको 0 करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल। सो ज़ीरो फ्लैग जो है आपका सेट अनसेट होगा जब भी आप कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब चाहे आप उसके ऊपर कुछ करते हैं कि नहीं करते, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, ठीक हो गया। तो इस केस में अब हमारे पास हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जंप इफ द ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट। JNZ जो है इसको एटलीस्ट शुरू में इस तरह पढ़ें जब तक आपको सही तरीके से समझ ना आ जाए कि जंप इफ द ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट। सही है, ये बटन याद रखनी है, जो बटन है इसको मत दबाया करें। इसके ऊपर एक ज़माने में हमने रेड कलर का मार्कर लगाया था, याद रहेगा जी, ठीक है। आप लोग वैसे भी बड़े अरसे बाद आए हैं तो सो एनीवे, सो जंप इफ द ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट, ठीक हो गया। हम ये कह रहे हैं कि, या इसको जो इसका टेक्निकल नाम है दैट इज़ जंप नॉट ज़ीरो, ठीक है, जंप इफ़ नॉट ज़ीरो। हम ये कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं है तो दोबारा जंप कर जाओ। तो इसेंशियली यू आर गोइंग टू गो देयर, अगर तो ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं है, और ज़ीरो फ्लैग सेट करने वाली पिछली एक इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। अगर फ़र्ज़ करें इस एडिशन के नतीजे में ज़ीरो आ भी रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक स्लैश लॉजिकल ऑपरेशन है और इसके नतीजे में ज़ीरो फ्लैग ने दोबारा चेंज होना है। ये बात जहन में रखेंगे कि जैसे ही आपने ऐसा कोई काम किया जिसके ज़ीरो फ्लैग के ऊपर आपने डिसीजन लेना है, यू हैव टू मेक द डिसीजन क्विकली। उस ज़ीरो फ्लैग को आप कहीं रख नहीं सकते कि मैं थोड़ी देर बाद ये काम करूँगा, ठीक है। सख्त दरवाज़ा है, स्टूडेंट का नहीं कह रहे दरवाजे का, जो हिंजेस है ना इसके सख्त करते हैं। राइट। सो इफ़ यू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था, आप एक बूलियन के अंदर वैल्यू सेव कर लेते, थोड़ी देर बाद जाके चेक करते थे कि अगर वो हो गया। यहाँ पे आपको फ़ौरन ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि जैसे ही आपने अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन किया उसके फ़ौरन बाद आपके पास यहाँ पे कोई काम होना चाहिए, ठीक है जी, जो भी आपने उसके ऊपर चेक लगाया। सो शुरू में CX की वैल्यू 3 होगी, उसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 2, बिकॉज द रिजल्ट इज 2, ज़ीरो फ्लैग विल नॉट बी सेट, ठीक है। और हमने कहा जंप इफ द ज़ीरो फ्लैग इज नॉट सेट, तो क्या करो, आउटर लूप इसके ऊपर दोबारा जंप कर जाओ, तो ये आपका हो गया लूप एक दफ़ा। अगली दफ़ा आएगा तो CX की वैल्यू क्या होगी, 2 थी, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 हो जाएगी, और 1 का जो रिजल्ट है दैट इज ऑल्सो नॉट ज़ीरो, तो हम जंप नॉट ज़ीरो दोबारा कर जाएंगे, ठीक हो गया।
हम दोबारा आउटर लूप पे गए, वहां पे जाके अब आपके पास Cx के अंदर 1 था, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया इट बिकम्स 0, विच मीन्स द 0 फ्लैग इज ऑन का लफ्ज हार्डली कहीं पे इस्तेमाल होता है, सेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, बात सही है, 1 भी कह सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल लफ्ज है दैट इज सेट। जब ये सेट होगा तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जंप इफ नॉट 0, तो वो इफ वाली बात गलत है, तो आप इसको छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, एंड देन यू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसको तो मैं बड़ा कर दूंगा, वो तो मसला नहीं है, बट जो दूसरा डिबगर है वो बड़ा नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा दोबारा करें। ठीक है, सो ठीक हो गया। सो ये आपके पास, आप कुछ कह रहे थे, यही कह रहे थे, अच्छा ठीक है, सही हो गई जी, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अभी तक हम लोगों ने देखा है एक ये वाला फ्लैग, ठीक है जी। अभी हम इसके साथ थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स और करना चाह रहे हैं, तो इसको स्लाइटली मॉडिफिकेशन इसके तरफ हम करेंगे। वो हम ये करेंगे कि एक तो हम इस Cx को चलाते हैं, 10 तक लूप चला रहे हैं, 3 दफ़ा चलाएं 10 दफ़ा चलाएं, को फ़र्क नहीं पड़ता, 10 का फिगर आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो हम इसको 10 तक लेके जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको वापस कर देंगे। लेकिन दूसरा काम जो हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 2 तरीके से एड्रेसिंग की है। एक हम लोगों ने num1 के जरिए से एड्रेस किया था, ठीक है जी, num1 लिखा हुआ था, और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, +2 +4 +6 कर रहे थे। ठीक है, वही काम अब हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। वहाँ पे हमने ये बात की थी कि अगर आप उस +2 +4 और +6 को लूप की बॉडी के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो लूप की बॉडी हैज़ टू बी द सेम। वहाँ पे वो सेम नहीं थे, ठीक है, तो हम वो 2, 4 और 6 को एक वेरिएबल में डालेंगे, और वो वेरिएबल लूप की बॉडी में लिखा होगा। ठीक है, सो वेरिएबल यूँ समझें कि आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू 2 पड़ी होगी, अगली दफ़ा उसके अंदर 4 पड़ा होगा, अगली दफ़ा उसके अंदर 6 पड़ा होगा। ठीक है, जब लूप की बॉडी चलेगी तो लूप की बॉडी वैसी ही होगी, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होगी। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे अपने bx को चेंज कर रहे हैं, bx को चेंज कर रहे हैं ना, bx के अंदर पहले हमने क्या वैल्यू डाली थी, num1 विच इज लेट्स से 1019। ठीक है, इट वेंट टू 1021 1023 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, यही काम हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। उसकी भी अपनी वजह है, वो वजह थोड़ा सा बाद में जाके पता चलेगी। सो स्टेप बाय स्टेप इसको देखें, एग्जीक्यूट भी करके बता देते हैं। सो मूव ax, 0, इसको आप एक्सक्लूसिव और के जरिए से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो आपको पता। Cx के अंदर हमने 10 रखा, वही हमारा आइटरेटर का काउंट है। Bx के अंदर अब हमने इनिशियली डाला है वैल्यू 0, नॉट द एड्रेस ऑफ num1। फर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने डाला था इसके अंदर num1, तो हमने इस पॉइंटर को वहां ले जाके खड़ा कर दिया था, और पॉइंटर को हम आगे चला रहे थे। अभी Bx खुद क्या चीज है, Bx खुद सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास वैल्यू है विच इज 0, इसका किसी एड्रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात क्लियर है जी। लाइन नंबर 7, Bx का किसी एड्रेस के साथ, किसी पॉइंटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स सिंपली अ वेरिएबल विच होल्ड्स द वैल्यू 0। ठीक हो गया, ओके। लूप हम चलाएंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ चेंज हुई है वो ये हुई है कि अब हम इसको कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय Bx, जो कि हमने यहाँ पे कहा था, Bx की वैल्यू उठाओ, ट्रीट दैट एज एन एड्रेस, गो टू दैट एड्रेस, टेक दैट वैल्यू, पुट इट इन Ax। यहाँ पे हमने ये बात की। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि टेक द वैल्यू ऑफ Bx which is just 0, it's a number 0, add it with this address which is let's say 1019. When you add that, you get another address, you go to this computed address, take the value, put it in Ax। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है कि पहले आप कह रहे थे कि Bx के अंदर एड्रेस है, अब आप कह रहे हैं Bx के अंदर एक नंबर है, उसको एक फिक्स एड्रेस के साथ ऐड कर दो। ठीक हो गया जी, बात समझ आइए, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, Bx के अंदर 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात वैसी ही लग रही है जैसा कि यहाँ पे है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। फर्क क्या है कि पहले Bx के अंदर एड्रेस था, हम एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहे थे, अभी एड्रेस फिक्स पड़ा हुआ है, और एड्रेस के अंदर जो हमने डालना है उसके अंदर हम 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली दफ़ा इस एड्रेस के अंदर क्या ऐड होगा, 0, अगली दफ़ा इस एड्रेस के अंदर ऐड होगा 2, अगली दफ़ा उस एड्रेस के अंदर ऐड होगा 4। ठीक है, सवाल आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि क्या बला पड़ी है, जब दोनों काम एक ही जैसे हैं तो उसमें क्या फ़र्क क्या है। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से कोड रीडेबल बनता है, कभी कभी उस तरीके से कोड रीडेबल बनता है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने मकासद हैं। जिस तरह आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा कि आप अरे के ऊपर जब लूप चलाते हैं तो पॉइंटर के जरिए से भी चला सकते हैं कि पॉइंटर खड़ा करो, उसको आगे लेके जाओ। ठीक है, आप अरे के इंडेक्स के थ्रू भी चला सकते हैं कि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो, आगे जाओ। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दी अरे का इंडेक्स फिक्स, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, प्लस उसके अंदर आप वो वाला वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिस इंडेक्स पे आपने जाना है।
ठीक। और ये वाला जो है दिस इज काइंड ऑफ लाइक द पॉइंटर, क्या पॉइंटर ले, तो दोनों के अपने अपने मकासद होते हैं, एक जगह पे वो अच्छा होता है, एक जगह पे वो अच्छा होता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर है जी। ओके, सो इसके अंदर और कोई बड़ी साइंस हमने नहीं की है, इसको रन करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए। सो दिस इज 08 तो कंपाइल मैंने पहले से किया हुआ है। सो एक्स के अंदर गया 0, ये अब छोटा है थोड़ा सा, खैर बर्दाश्त करने से बड़ा होता नहीं है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ओके, सो सी एक्स के अंदर 3 चला गया, और अपनी कंपाइल दे सकें, मैंने पुराना कंपाइल किया हुआ। राइट, सो ए एक्स बी एक्स सी एक्स तीनों के अंदर वैल्यू चली गई। बी एक्स के अंदर अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बी एक्स के अंदर आपके पास चला गया है 0, ठीक है। ए एक्स के अंदर पड़ा हुआ है 0 क्योंकि हमने उसको रीसेट किया है, और सी एक्स के अंदर पड़ा हुआ है ए विच इज़ 10। ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 011F जो है M1 011F, सो दिस इज दैट लोकेशन जिसके अंदर 10 वगैरह 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 सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, वैल्यूज़ देख लें यहाँ पे पड़ी हुई है कौन सी, 10 20 30 40, सही है। सो ये आपके पास वो लोकेशन है। तो यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, वही num1 जो था, ये बात तो याद है ना कि num1 ख़त्म हो जाता है असेंबल होने के बाद, num1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, num1 जो एड्रेस था वो आ जाता है, प्लस bx। तो यहाँ पे आपके बाकायदा जो आपका जो मशीन है उसको bx नज़र आ रहा है कि bx के अंदर से एक वैल्यू उठाओ, उसको इस 011F के साथ ऐड करो, ऐड करने के बाद जो एड्रेस बन जाए उस पर जाओ और उस वैल्यू को लाके x के अंदर, ठीक है। तो bx के अंदर अभी क्या चीज़ पड़ी हुई है, 0, तो 011F प्लस 0 is 011F, वहाँ पे जाएगा 0A00, इसको वो इंडियन वाला काम करेगा 000A, और इसको कहाँ पे डाल देगा, AX के अंदर। तो AX के अंदर वैल्यू चली गई 000A। ठीक हो गया जी, बाकी कहानी वैसी की वैसी है। BX के अंदर आपने 2 ऐड किया, BX के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पड़ी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर, उस वैल्यू को उसने चेंज कर दिया। CX से हमने सब्ट्रैक्ट किया, जंप लगेगी कि नहीं लगेगी, कैसे पता चला, जंप लगे, मेरा सवाल ये है कि जंप लगेगी कि नहीं लगेगी, क्यों ना, नहीं। द प्रॉपर आंसर इज, द प्रॉपर आंसर एट द मोमेंट इज, ये जंप लगे। देखें असेंबली के हिसाब से सोचें, अपनी लॉजिक आप लोगों की अच्छी बात है, आपकी लॉजिक जो भी है, असेंबली के हिसाब से यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जंप लगेगी कि नहीं लगेगी, तो यू कैन सी दैट द 0 फ्लैग इज नॉट सेट, वो जिधर से भी आए वी डोंट केयर। ठीक हो गया, सो द राइट आंसर वुड बी द 0 फ्लैग इज नॉट सेट, देयरफॉर जंप लगेगी, बस बात खत्म हो गई। हाँ, ये एक सवाल पैदा होता है कि ये 0 फ्लैग क्यों सेट नहीं है, उसका जवाब ये कि ऊपर जो आपने CX को सब्ट्रैक्ट किया है वो उस ऑपरेशन का रिजल्ट जो है दैट वाज नॉट 0। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। सो सवाल गौर से सुना करें, ठीक है जी। एग्ज़ाम में भी, जो एग्ज़ाम आने वाला है, एटलीस्ट मेरे एग्ज़ाम में आप लोगों को जवाब आता होगा, आप लोगों को 98% जवाब आते होंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस 98 में से मैं कौन सा वाला सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, अगर किसी ने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी भी हैं तो एग्ज़ाम कम अज़ कम नहीं लिया हुआ, अभी से बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ेंगे, अगर इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो अपना दिमाग ख़राब करेंगे। ठीक है, एक टाइम पे पहला सेशनल आपको देने का मकसद ये होता है कि पहला सेशनल इज़ ईजी, यू विल अंडरस्टैंड दैट। मेरे क्विज से आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्विज में मैं एक सवाल देता हूँ, उस एक सवाल से मकसद हल नहीं होगा। आई कैन गिव इट टू यू, लेकिन उससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। पहले सेशनल में पता लग जाए। ठीक है, सो सुने, इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ेंगे, ठीक है, सवालों को गौर से पढ़ेंगे। सवाल मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ बाय डिज़ाइन। मैं जानबूझ के घुमा फिरा के सवाल पूछता हूँ। half of the skill in the real world is figuring out what the problem is. Solution is only like 10%. ठीक है, तो ये हाफ और 10% तो 60 हो गया, लेकिन ठीक है। सो मेजर प्रॉब्लम ये है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि जंप लगेगी कि नहीं लगेगी, आपने कहा नहीं लगेगी, दैट वाज फाइन। फिर मैंने आपसे पूछा कि जंप क्यों नहीं लगेगी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे असेंबली लैंग्वेज की क्लास में।
असेंबली लैंग्वेज में हम मशीन को ये कहते हैं कि व्हेन वन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो ऊपर नीचे के साथ उसका ताल्लुक या नहीं होता या मिनिमल होता है, तो यू हैव टू मिनिमाइज दैट इफेक्ट। ठीक हो गया जी। मैंने एक टाइम पे वो दिया था, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बता देता हूँ। एक टाइम पे मैंने एक सवाल दिया था यहाँ पे बैच आई गेस 12 के ज़माने में, वो लोग आप लोगों के टीचर भी हो गए जिनको सवाल दिया था, लेकिन बारह एक सवाल मैंने दिया था, मशीन लर्निंग का पेपर था, उसके अंदर मैंने आखिरी एक सवाल दिया था और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी कि इट वुड हैव टेकन लाइक 4 hours टू डू दैट कैलकुलेशन। इट वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 15। ठीक है, तो ये मैं कर चुका हूँ। लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया, फिर आखिर में खफा हो गया कि सर आपने इतना लेंथी पेपर दिया था। मैं कौन सा सवाल लेंथी था? वो वाला। मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो खुद ही, लिहाजा इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। ये अक्सर मुझे वैसे शौक चढ़ता है, एक आध नंबर होता है ना तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, फिर बाद में खफा होंगे, इसलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे अभी से कह रहा हूँ। कोई असर लोगों पे होता नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ते, लेकिन बात है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। सो जंप जो है आपके पास यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, क्यों लगेगी वो आपको बताओ। हम वहाँ पे चलेंगे ऊपर। अब बी एक्स के अंदर है 2, तो 0 1 1 f प्लस 2 इज क्या होता है? 0 1 1 f प्लस 2 क्या होता है? 1 to 1 0 1 to 1 हाँ 14 है। 14 नहीं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ वो बताएं। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं है कि क्या वैल्यू हो जाएगी ये एक्स में। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ 0 1 1 f प्लस 2 होता क्या है। ठीक है, तो अगर पूछ ले तो कहीं पे बैठ नहीं करेंगे। एनीवे, सो यू गेट द आइडिया। सही हो गया यहाँ? ओके, लेट्स गो बैक। ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अभी हम ये करना चाह रहे हैं, आई होप कि हम यही करना चाह रहे हैं, राइट। हम करना अब ये चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास 3 4 5 और चीज़ें खुल जाएंगी, और पीसेस हम बना रहे हैं ना, असेंबली के पीसेस जमा कर रहे हैं, तो एक काम हम इसके अंदर करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास 5 6 पीसेस और खुल जाएंगे। वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे बी एक्स जो है ये जा रहा है ना 2 4 6 8, इसको कहाँ तक जाना चाहिए? गोली मार दो। 2 4 6 8 अगर ये चल रहा है तो इसको कहाँ तक जाना चाहिए? टोटल एलिमेंट्स 10 है। आगे भी जा सकते हैं जी जा सकता है, लेकिन हमारी लॉजिक के हिसाब से जितना हमें पता है कि हमने सिर्फ 10 नंबर्स को ऐड करना है, तो इसको कहाँ तक जाना चाहिए? मेरा सवाल ये एम्बिगुअस है, इसको कहाँ पे रुकना चाहिए? 20 पे कि 22 पे? सोच के बोले, सोच के बोले। 20 पे रुकना चाहिए इसको या 22 पे रुकना चाहिए? इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से 9 तक वैलिड इंडेक्सेस हैं। 10 पे इसको रुक जाना चाहिए। तो जब +2 आप करें तो 0 2 4 6, इसको 20 के ऊपर जब ये आ जाए तो उस वक्त रुक जाए। ठीक है, यानी कि जब 18 तक ये है तब तक बात सही है। अगर 18 तक है तो काम सही है। ठीक है, ये जानबूझ के इस तरह कर रहा हूँ ताकि ज़रा जागे रहें और यहाँ पे देखें कि कौन सी वैल्यू के ऊपर हम रुक रहे हैं। हम एक ज़रा सा डिफरेंट काम करेंगे। हम काम ये करेंगे कि हम CX लेंगे ही नहीं सिरे से। ठीक, सही हो गया? CX नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BX आगे जा रहा है और हमें पता है कि BX के जरिए से भी हम रोक सकते हैं। एक अलग से काउंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें BX की एंडिंग पोजीशन थोड़ी बहुत पता है, बाकी अभी तो क्या मार के मालूम कर लेंगे कि 18 पे रुकना है कि 20 पे रुकना है कि 22 पे रुकना है, कहाँ रुकना है। ठीक है, बट वी हैव दैट पॉसिबिलिटी कि हम BX के जरिए से रोक सकते हैं अपने लिए। ठीक है, मसला क्या है कि BX स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, और 0 से हम इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। आप 20 या 18 से स्टार्ट करके भी नीचे ला सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करना चाह रहे बिकॉज वी वांट टू लर्न दिस अदर पीस। तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर एक जगह पर जब ये पहुंच जाए तो हम इसको रोकेंगे। ठीक, देखें हमने BX के अंदर वैल्यू 0 डाल दी, वही आउटर लूप चलाया, वही काम है। हम BX के अंदर ऐड कर रहे हैं 2 हर दफ़ा, और वो वाली वैल्यू उठा के हम AX के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ तक बात सही है? लाइन नंबर 10 तक तो मसला नहीं है ना। यहाँ पे बात आ गई, एक नई चीज़ आ गई, CMP। सो CMP स्टैंड्स फॉर कंपेयर। कंपेयर जो है आपके पास एक स्पेशल किस्म की इंस्ट्रक्शन है, बड़ी खास किस्म की इंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्योंकि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा ना, कितने हम इक्वालिटी के चेक्स करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह, बहुत सारे हम काम करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इस एक कंपेयर की इंस्ट्रक्शन से हो जाते हैं, क्योंकि नाम ही से जाहिर है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत सारे आ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कंपेयर करो BX को 20 के साथ, सही है? BX को 20 के साथ कंपेयर करो, और जैसे नाम से जाहिर है कि आप इन दोनों को कंपेयर करें तो या इक्वल होगा या लेस होगा या ग्रेटर देन होगा, इस तरह की बात है। उसके सेमेंटिक्स की तरफ जाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन सिर्फ इतनी बात देखें तो ये तो समझ आती है ना कि भाई BX को 20 के साथ कंपेयर करो, उसका नतीजा क्या आ सकता है? इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, इस किस्म के मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है,
तो कंपेयर करता क्या है वो भी थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हम क्या काम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं ये जो पिछला आपने कंपैरिजन किया है, अगर वो इक्वल नहीं था, जंप इफ नॉट इक्वल, तो क्या करो, आउटर लूप के ऊपर चले जाओ, ठीक है। जंप इफ द प्रीवियस कंपैरिजन डिड नॉट result did not produce the result of equal, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूं, सुने। जंप इफ द प्रीवियस कंपेयर ऑपरेशन डिड नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट इक्वल, ठीक है। सबर कंफ्यूजन बनेगी उससे, रुक जाए, स्टेप बाय स्टेप जाए। आपने किया कंपैरिजन, आप कह रहे हैं अगर ये दोनों इक्वल नहीं थे तो जंप कर जाओ, आप सही है, ठीक हो गया। आपने कंपैरिजन किया, आप कहते हैं अगर जो कंपैरिजन हमने किया ऊपर अगर ये इक्वल नहीं थे जंप कर जाओ। तो स्टार्ट करें, bx के अंदर इनिशियल क्या वैल्यू होगी, 0। चलिए, इनिशियल गलत, मैंने गलत बोला था। लाइन नंबर 12 पे जब आप पहली दफा पहुंचेंगे तो bx के अंदर क्या वैल्यू होगी, 2। सही हो गया। 2 और 20 को कंपेयर करें, आर दे इक्वल, नो, जंप नॉट इक्वल कर जाएगा, ठीक हो गया। कंपेयर के अंदर बहुत सारी खप है, उसको खोलते हैं अभी, लेकिन पहले ये बेसिक बात समझ लें, ठीक है। कंपेयर आपने किया, नहीं था इक्वल, आप जंप कर गए ऊपर, ठीक है। अब जब आप लाइन 12 पे पहुंचेंगे तो bx के अंदर क्या वैल्यू होगी, 4। इक्वल है, सवाल सुने, इक्वल है, नहीं है, जंप कर जाएंगे, यस, जंप कर गए। फिर आए bx के अंदर क्या वैल्यू है, आप आए bx के अंदर वैल्यू है 16, ठीक है। 16 20 इक्वल है, जंप कर जाएंगे, यस। अब आए bx के अंदर वैल्यू अब क्या आएगी लाइन 12 पे, 18 इक्वल है, जंप कर गए। अब आप जब आएंगे, जब आप 18 पे पहुंचेंगे, लूप कितनी दफा चल चुका है अभी तक, क्यों तुक्के मार रहे हैं, गिनती करें ना, तुक्के मत मारें, तुक्के मत मारें, गिनती आती है कि नहीं, गिनती करें उंगलियों पे, फिर तुक्के मारें। 0 2 4 6 8 के बाद क्या होगा, 10 0। सुने 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 जी, जाग जाए, 0 कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब आप लाइन 12 पे पहुंचते हैं तो पहली दफा भी इसको 0 मिलता है कि नहीं, पहली दफा में ही 2 मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने खुद बोला था, आपकी इस लाइन में शुरू में जब आप लूप के अंदर आए थे तब 0 था, लेकिन आपने आते साथ ही 2 ऐड कर दिया तो लाइन 12 को कभी 0 नजर ही नहीं आया। लाइन 12 को पहली दफा क्या नजर आया, 2। आगे चलें, दूसरी दफा 4, अगली दफा 10 12 14 16 18 20। तो 20 आएगा, सही 20 आएगा, लेकिन 20 तब आएगा जब आप 10th बारी पे लूप चला रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है जी। वो क्यों, क्योंकि आप 18 वाली लोकेशन प्लस 18 वाली लोकेशन से आपने वैल्यू उठा के AX में डाली है और फिर 18 को आपने 20 किया है, चेक आप बाद में चला रहे हैं, ठीक है। इसको कागज पे आराम से बैठ के करेंगे तामुल से तो फिर अच्छे तरीके समझ आएगी। अभी अगर ये पता चल गया कि शुरू में 0 था, हमने 0th लोकेशन उठाई और साथ ही हमने BX को कर दिया 2, तो 2 के बाद अब हम चेक कर रहे हैं कि वो 20 तो नहीं हो गया, करने के बाद, ऐड करने के बाद तो कहीं 20 नहीं हो गया, ठीक हो गया। सो दिस, ये देखें, इस बात को ज़रा समझें, इसका असेंबली लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका जनरल प्रोग्रामिंग के साथ ताल्लुक है। आप जब लूप चलाते हैं ना, ठीक है, ये हम लोग कहीं पे पढ़ाते नहीं हैं, पूरे बैचलर्स के प्रोग्राम में कहीं पढ़ाते नहीं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तवज्जो से सुने। आपके पास लूप्स जो हैं वो एक मेजर पोर्शन है प्रोग्रामिंग का, ठीक है, सही है। लूप्स के अंदर 3 जगह होती हैं मेजर, एक स्टार्टिंग लोकेशन, एक दरमियान की सारी जगह, चाहे वो 100 है कि 1000 है कि मिलियन है कि 1 बिलियन है, और एक आखिरी जगह जहाँ पे उसने रुकना है। जो सारा गंद होता है वो शुरू और आखिर में होता है, दरमियान के केसेस आर देयर रूटीन, देयर फाइन। ये जो आखिरी 2 होते हैं ना, पहला वाला बिल्कुल और आखिरी वाला, इसको कहा जाता है बाउंड्री केसेस। बाउंड्री पे होते हैं ना, इनको बाउंड्री केसेस कहा जाता है। सारा दिमाग आपका इन बाउंड्री केसेस पर ही लगता है, समझ आ गई। तो जब आपने टेस्टिंग करनी होती है ना लूप की, जब आप ग्रेड्स वगैरह के वो बनाते हैं ना
पीएफ वगैरह में बनाया होगा कि जी बच्चे का ग्रेड है वो क्या करना है। हमेशा बाउंड्री केसेस पे चेक किया करें जहाँ पे ग्रेड स्विच होता है एक से दूसरे पे, 84, 85, 86, 87, ठीक है, 85, 86, 87 इसको चेक करें, इनमें मसला होगा। दरमियान के उनके अंदर मसला आमतौर पे नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी खप इस वजह से बन रही है कि भाई यहाँ पे मैं 18 लिखूँ कि 20 लिखूँ, तो इफ़ यू ट्राई टू एब्जॉर्ब इट इमीडिएटली तो मोस्ट लाइकली गलती करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू पुट इट ऑन पेपर। बात समझ आ गई, ठीक है। इसका असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके साथ मसला होगा कि मैं यहाँ पे इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू लगाऊं कि लेस देन लगाऊं। ये वही बात है ना कि लेस देन लगाऊं कि लेस देन और इक्वल टू लगाऊं, ठीक हो गया। तो इस वजह से तवज्जो से देखा करें। दोबारा एक दफ़ा देख लें, हम शुरू में आए, हमने जीरोथ लोकेशन से चीज़ उठाई और लोकेशन को हमने कर दिया 2। हम चेक कर रहे हैं कि ये 220 के बराबर तो नहीं है, कहीं नहीं है तो चले जाओ। तो ये चीज़ चलती रहेगी। जब 10वीं दफ़ा आप लूप की बॉडी में आएंगे तो आप num1 + 18 से वैल्यू उठाएंगे विच इज़ द लास्ट वैल्यू, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्स है। फिर आपने bx को कर दिया +2 से हो गया वो 20। अब आप 20 को चेक कर रहे हैं कि 20 अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि 10 दफ़ा लूप चल चुका है एंड वी ब्रेक आउट ऑफ इट। ब्रेक आउट ऑफ इट नहीं, बस हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि असेंबली में देखें एक्चुअली लूप नामी कोई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ जंप। ये बात समझ आई जी अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको कागज़ के ऊपर आराम से तामुल से बैठ के करेंगे, क्योंकि दिस इज़ इसेंशियली द होल ऑफ द प्रॉब्लम इन असेंबली लैंग्वेज कि आपको ये वाली चीज़ जो है इस तरीके से घुमा के करनी पड़ती है। यही चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे लूप में देखी थी, एग्जैक्टली यही काम होता है कि आप इनिशियलाइज जो करते हैं तो पहले माइनस माइनस करते हैं और फिर उसके बाद उसका चेक करते हैं। तो हमने b को +2 किया और फिर चेक किया, बात वही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि असेंबली में थोड़ा सा सिंटेक्स फ़र्क होता है तो आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें होने के चांसेस हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक हो गया। अगर ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो अब ज़रा CMP को देख लेते हैं कि CMP एक्चुअली करता किस तरह। ये किस्सा क्या हो रहा है अभी। 2 इंस्ट्रक्शंस इनको थोड़ा सा दामों से देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो ओवर हियर फर्स्ट। सो जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के असेंबली के नोट्स हैं जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ आई गेस चैप्टर 3। इसके अंदर इन्होंने बहुत तफसील दी हुई है। दिस होल तफसील इज़ नॉट, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज इट, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज दिस, लेकिन हाई लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी किस्म की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो तवज्जो से सुने। कंपेयर ऑपरेशन एक्चुअली करता क्या है? कंपेयर ऑपरेशन सबट्रैक्ट करता है पहले नंबर में से दूसरे नंबर को, ठीक है। डेस्टिनेशन में से सोर्स को सबट्रैक्ट करता है, ठीक है। मूव में हम करते थे ना डेस्टिनेशन सोर्स, ये मैं आप लोगों के हिसाब से कर रहा हूँ। मूव डेस्टिनेशन सोर्स, तो डेस्टिनेशन में से सोर्स को सबट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सबट्रैक्ट का ऑपरेशन और कंपेयर के ऑपरेशन में क्या फ़र्क है कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसको डेस्टिनेशन में डाल भी देता था रिजल्ट को, ये रिजल्ट को डेस्टिनेशन में डालता नहीं है, डेस्टिनेशन अपनी जगह पे वैसी रह जाती है। समझ आ गई बात की? आप लोगों ने DLD वगैरह में पढ़े होंगे ना, एडर सब्ट्रैक्टर पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। तो एक्जैक्टली वही होता है कंपैरिजन का ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन करता है लेकिन रिजल्ट को घुमा के वापस डेस्टिनेशन के अंदर राइट नहीं करता, बस, ठीक हो गया। ये कंपैरिजन का बड़ी आसान सी बात है। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक चीज़ अभी हम देख चुके हैं। वो कौन सी चीज़ देख चुके हैं? सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में कौन सा फ्लैग चेंज देख चुके हैं? 0 फ्लैग। इफ़ यू गेट बोथ ऑफ द थिंग्स एज इक्वल, तो उनको एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में क्या निकलेगा? 0 प्रोड्यूस होगा, जिसका मतलब है कि 0 फ्लैग को सेट किया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द डेस्टिनेशन एंड सोर्स आर इक्वल देन द 0 फ्लैग इज सेट, ठीक हो गया। इस टेबल को पढ़ना सीख जाए ताकि बाद में रिवाइज कर सकें, ठीक है। When the source is subtracted from the destination, इस बात को जरा समझें। इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस बात को उल्टा लिखते हैं, ठीक है। जब हम मैथ्स में लिखते हैं ना, जबरा में लिखते हैं, हम कहते हैं डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। इंग्लिश में ये बात उल्टी की जाती है, सोर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेस्टिनेशन, ठीक है। इसका मतलब है डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। बात क्लियर है जी? इस बात को अच्छे तरीके से देखें, ये वैसे ही बंदे का दिमाग खराब करती है, ठीक है। उर्दू में भी इस तरह ही उल्टा है। If both are equal, the result is 0 and therefore the 0 flag is set. क्यों? क्योंकि वही उसूल है पुराना, 0 flag is set if the last arithmetic or logical operation produced a 0. So it produced a 0. very खराब हो गया। It produced a 0, therefore the 0 flag is set. ठीक हो गया। फर्ज करें आपके पास अगर डेस्टिनेशन जो है that is less than source, ठीक है। ये यू को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास डेस्टिनेशन was less than source, तो उस केस में क्या होगा? जब आप किसी डेस्टिनेशन छोटी है और सोर्स जो नीचे जिसको आप माइनस कर रहे हैं वो बड़ी वैल्यू है, तो इसको इसमें से माइनस करने के लिए आपको यहाँ से एक चीज़ लेनी पड़ती है। वो क्या होता है? कैरी। तो जब ऐड करते हैं तब होता है ना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या? बोरो कहते हैं उसको, उसी कैरी को बोरो कहते हैं, ठीक है। कैरी उस तरफ जाता है, बोरो इस तरफ आता है, ठीक है। तो ये जो बोरो है इसको यहाँ पे आप कैरी कहते हैं,
ठीक है, असेंबली के हिसाब से, मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से वो एक ही चीज़ है, या कैरी हो गया बोरो को, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते, तो हम एक ही फ्लैग को दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास डेस्टिनेशन छोटी है सोर्स से, तो आपके पास कैरी फ्लैग सेट होगा। ये कैरी फ्लैग कहाँ से आ गई है? नया फ्लैग है एक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, OF विच इज़ ओवरफ्लो फ्लैग। ये नाम आपको याद रखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, खैर होगा, सिर्फ बता रहा हूँ। D इज़ डेस्टिनेशन फ्लैग, IF इज़ इंटरप्ट फ्लैग, SF इज़ साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। ये आखिरी वाला जो आपको नजर आ रहा है, पॉइंटर नजर आ रहा है जी, दिस इज़ द कैरी फ्लैग। तो अगर आपके पास डेस्टिनेशन छोटी होगी और सोर्स बड़ा होगा, तो आपके पास बोरो करना पड़ेगा, और उस बोरो को जो है वो शो किया जाता है कैरी फ्लैग को सेट करके। अगेन ये हमें नहीं करना पड़ता, जब हम करेंगे ना सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन और वो छोटा होगा, तो ये कैरी फ्लैग ऑटोमेटिकली इंटरनली सेट कर दिया जाएगा। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि क्या है, डेस्टिनेशन आपके पास छोटी थी कि बड़ी थी? छोटी थी। ये यू जो लिखा हुआ है ये थोड़ी सी पख है, यू जो लिखा हुआ है दिस इज अनसाइंड। आप लोगों ने डीएलई में पढ़ा होगा साइंड और अनसाइंड, पढ़े नहीं? टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, अच्छी बात है। चले, मैं तो तैयार करके आया था कि आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन चले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो एक नज़र देख लें सिर्फ यहाँ पे। सो दिस इज एसेंशियली टूज कॉम्प्लीमेंट विद 4 बिट्स। सो 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस 7 के बाद अगर आप +1 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आखिरी वाली जो बिट है वो फ्लिप हो जाएगी, और जैसी वो फ्लिप होगी तो यूं समझा जाएगा लॉजिकली, कंप्यूटर को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, वो +1 करेगा, इससे क्या चीज़ बन जाएगी, 1 1 1 1। जब 1 1 1 1 किया जाएगा तो ये हमें पता है कि लॉजिकली टूज कॉम्प्लीमेंट में 1 1 1 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 0 0 0 इज इक्वल टू -8। ठीक है, इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 किस तरह बनेगा, वो कहता भी नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 1 0 0 0 0 बनेगा। ठीक है जी, 1 जो है वो आपके पास हो गया साइन का फ्लैग, अगर वो सेट है तो इसका मतलब है कि माइनस है। ठीक है, डीएलडी वाली बात है, वैसे रिवाइज कर रहे हैं। और इस 0 0 को टू कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, सारों को उल्टा करते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया जी, जब वो आप करेंगे तो -8 बन जाएगा। ठीक हो गया, एंड इट गोज बैक लाइक दैट। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं पता है, टूज कॉम्प्लीमेंट ही क्यों करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट भी एक तरीका है ना, पढ़ा है ना वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, नॉट श्योर पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, टूज कॉम्प्लीमेंट करते क्यों? आसानी, क्या आसानी है, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए आसानी, क्या आसानी? इसमें आपके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस है ना, उनको आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप पहले करते रहे। ठीक है, अगर आप -8 के साथ +1 करें, उससे ये -7 खुद ही बन जाएगा, आपको कोई नई अलजबरा नहीं बनानी पड़ती इसके लिए। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट बना इस तरीके से हुआ है कि आपके पास +1 -1 +2 -2 वो खुद बड़े साफ सुथरे पुराने तरीके से ही काम करते हैं, जिस तरीके से आप ये बिट्स पकड़े इनको करें, खुद ही सही काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो बताने की आपको ज़रूरत थी वो ये थी कि जब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ शिफ्ट होती है, अगर आप 7 नंबर आपने दिया था और 7 के अंदर अगर आप 1 ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टोटल 4 बिट्स की जगह 7 के अंदर अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -8 रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहा जाता है कि दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ साइन। ठीक है, तो जब ये पढ़ा होगा, अगेन नहीं पता तो कह रहे हैं, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ साइन कि भाई 7 के अंदर +1 करने से -8 कहां से आ गया। ठीक है, जब ये काम होता है तो उस वक्त एक फ्लैग सेट किया जाता है जिसको कहते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। आपने जितनी कैपेसिटी थी उससे आपने ज्यादा बड़ा नंबर डालने की कोशिश कर दी है तो ओवरफ्लो हो गया। समझा कि ओवरफ्लो इसी को कहते हैं ना, कि एक ग्लास था उसके अंदर आपके पास 10 ml का पानी आता था, आपने उसके अंदर 11 ml डालने की कोशिश कर दी है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर आता था 7, आपने 8वां डालने की कोशिश कर दी, ओवरफ्लो हो गया। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है कि ये -8 में से आपने एक और -1 अगर किया तो क्या बन जाएगा उससे, -8 -1 इज +7। ठीक हो गया, ये भी अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ साइन है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है। तो जब भी आप माइनस+ की बाउंड्री क्रॉस करते हैं इस तरीके से, ये डायग्राम इसलिए दिखाइए कि जरा क्लियरली नजर आती है, तो दिस इज एन ओवरफ्लो दोनों तरफ। तो जब भी ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग को सेट कर दिया जाएगा। समझ आ रही जी, 2-3 फ्लैग्स देख लिए, जीरो फ्लैग देख लिया, कैरी फ्लैग देख लिया, ओवरफ्लो फ्लैग देख लिया। ठीक है, एक होता है साइन फ्लैग, जो कि सिंपली ये करता है कि पिछला आपने जो भी ऑपरेशन किया है उसके साइन बिट की जो वैल्यू होती है उठा के साइन फ्लैग में डाल दी जाती है। ठीक है, अगर वो पहले 1 था अभी भी 1 रहा,
1 जाएगा, अगर पहले 0 था 0 रहा 0 जाएगा, अगर पहले 0 था अब 1 हो गया अब 1 जाएगा। वॉट एवर दी साइन बिट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन इज, वो साइन फ्लैग के अंदर कॉपी कर दी जाती है, हमने उसको इस्तेमाल करना होता है। यहाँ तक बात सही है? ठीक हो गया। बस ये फिलहाल इतने फ्लैग्स काफ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और फ्लैग्स को देखेंगे, सारे फ्लैग्स एक साथ बताना मेरी मुराद नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला जो काम है कैरी फ्लैग किया जाता है आपके पास जब अनसाइंड सोर्स और अनसाइंड डेस्टिनेशन हो। ठीक है, आप कंप्यूटर को ये कहेंगे कि आप लोगों ने शायद ये बात डीएलडी में नहीं पढ़ी होगी, तो ये भी बता देते हैं कि आपने एक नंबर लिखा है, मिसाल के तौर पे सिर्फ एक नंबर बोल रहा हूँ 1101, ये क्या नंबर है? 1101, दिस इज हाँ, ये क्या वैल्यू है? और कंप्यूट करना मैं नहीं कर सक रहा तो आप लोग भी नहीं कर सकते। 1101 ये 13 भी हो सकता है, ये -3 भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये और भी बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन अगर सिर्फ इतने को देखें तो दिस कैन बी अ -3, इट कैन ऑल्सो बी ए 13, इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर ट्राइंग टू डू विद इट। अगर आप एज अ ह्यूमन एज अ प्रोग्रामर ये कहते हैं कि ये अनसाइंड है तो दिस इज -3, सही बोला गलत बोला? तो फिर ये 13 है। अगर आप कह रहे हैं कि ये साइंड है तो फिर ये -3 है। ठीक हो गया। जिस तरह अगर जगह पे रैम में कहीं पे लिखी हुई वैल्यू 65, तो ये वैल्यू क्या है कि नहीं? क्या साइंड भी हो सकती है, +65 भी हो सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट 65, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा था, आप लोगों ने बीच में बोल दिया था। दिस 65 कैन ऑल्सो बी दी लेटर ए, ठीक है, बिकॉज वी असाइन इट दैट मीनिंग। रैम में जाके वही बिट्स ही पड़े होंगे। हम अगर कहते हैं कि ये 65 जो इससे निकलेगा, हम इसको कहेंगे कि ये लेटर है इंग्लिश का, तो फिर ये ए है। अगर हम इसको कहते हैं कि साइंड है तो ये चीज़ है, अगर हम इसको कहते हैं अनसाइंड है तो ये चीज़ है। ठीक हो गया, बात समझ आ रही जी? तो ये सेमेंटिक्स हम असाइन करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में अब इस बात से हमें फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन जो है वो फ़र्क होगा अगर आप अनसाइंड का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं या साइंड का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता उसकी एग्जाम्पल जब आएंगी तो वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि कैरी फ्लैग वाली चीज़ जो है ये आप आमतौर पर चेक करते हैं जब आप अनसाइंड कर रहे हो। ठीक है, साइंड के केस में भी नीचे देखते हो। ठीक है, अगर आपके पास अनसाइंड डेस्टिनेशन इज लेस देन और इक्वल टू अनसाइंड सोर्स, तो या कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा विच विल बी दिस केस, या जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा विच विल बी दिस केस। तो या जीरो फ्लैग सेट होगा या कैरी फ्लैग सेट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक काम हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज लेस देन और इक्वल टू, और है ना, दोनों केसेस को हमने और कर दिया। ठीक हो गया, ये यहां तक काफी है। ठीक है, इसके अंदर नीचे काफी तफसील लिखी है, इसके अंदर फिलहाल मैं नहीं जा रहा। ठीक है, वो फ्लैग्स बहुत सारे, ये आपको 16 बिट में ये फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, ये फ्लैग्स आपको 16 बिट में नजर आ रहे हैं। जब आप 32 बिट्स में जाते हैं तो एक बम फटता है इसके अंदर और बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं। ये भी मैंने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। ये फ्लैग्स का नंबर नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, ये फिर किसी वक्त बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, इसको छोड़ें, पीस बाय पीस हम चल रहे हैं, एक एक चीज़ को पकड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी जी? जी, साइंड और अनसाइंड नंबर्स, कंपैरिजन देखें, अगर आपने कहा कि जो दो नंबर्स को मैंने CMP लगाया है, अगर मेरे हिसाब से वो दोनों अनसाइंड हैं, ठीक है, जो कि अभी हम कर रहे हैं ना, BCom 0248 तक चला रहे हैं, तो हमारा मतलब ये है कि बी अनसाइंड रहेगा। नेगेटिव में तो इंडेक्स होते नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये अनसाइंड है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम आखिर में क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को देखेंगे, जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग को देखेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन हमें आमतौर पे ये फ्लैग्स को जाके मैनुअली नहीं देखना पड़ता। जीरो फ्लैग जो है उसका हम एक्सप्लिसिट नाम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, बाकी के जो फ्लैग्स हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, या यूँ कहें कि असेंबलर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उनके लिए छोटे छोटे निमोनिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, निमोनिक्स इज वो कमांड जो कि हम आसानी से जिनको समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, जो कि एक आपको पहले बताइए, ये रही। देखें, हमने जंप नॉट जीरो देखा हुआ है ना पहले। ठीक है, जंप नॉट जीरो की केस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंप नॉट जीरो कब जंप करता है, जब आपके पास जीरो फ्लैग इज जीरो, इट्स अनसेट। ठीक हो गया जी, व्हेन इट इज अनसेट
तो जंप व्हेन द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। तो ये जो यहाँ पे कॉलम में चीज़ें लिखी हुई है ये वो कंडीशंस लिखी हुई है जिस केस के अंदर जंप अकर होती है। इस तरफ पहले कॉलम में जो जंप लिखी हुई है वो कब अकर होती है, जब तीसरे कॉलम वाली चीज़ ट्रू हो। तो अगर जीरो फ्लैग अनसेट है, इट्स क्लियर्ड, तो आपके पास जंप नॉट जीरो जंप करेगी, ठीक है, और जंप नॉट इक्वल भी जंप करेगी, ठीक है। अब ये जरा सा यूं घुमा के बात है तो अब इसको देखें। आपके पास दो नंबर्स को आपने कंपेयर किया, अगर वो इक्वल हैं तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। जब वो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा तो आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन कब फॉल्स हुई है, जब दोनों इक्वल है। तो ये कंडीशन ये कह रही है कि अगर ये चीज सेट है तो फिर जंप करें। दोबारा देखें शुरू से घुमाएं इसको। जब आपके पास दो नंबर्स बराबर हैं जो आपने कंपेयर किए हैं तो जीरो फ्लैग विल बी सेट, ठीक। जब जीरो फ्लैग सेट है तो उस वक्त ये वाली जंप अकर नहीं होगी, ठीक है। जो कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये दोनों चीजें बराबर थी तो जीरो फ्लैग सेट होगा। तो ये ऐसा ही कह रहा है कि अगर वो दोनों बराबर हैं तो जंप मत करो, जंप इफ नॉट इक्वल। अगर दोनों बराबर हैं तो जंप मत करो, या अगर वो दोनों बराबर नहीं हैं तो जंप करो। ये एक ही बात होगी। इसको बड़ा घुमा के कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये और इसके अंदर एक नौसत आने वाली है, ठीक है। बात समझ आई? दोबारा सुने। अगर आपने दो नंबर्स को कंपेयर किया और वो दोनों आपके पास बराबर हैं, ठीक है, जीरो फ्लैग विल बी सेट। ये जब देखेगा इसको जीरो फ्लैग चाहिए अपनी जंप को एग्जीक्यूट करने के लिए अनसेट। तो जब वो सेट है यानी कि जब वो दोनों बराबर हैं तो उस वक्त ये जंप नहीं करेगा। अब इनइक्वल भी उसमें आ जाए। जब वो दोनों इक्वल नहीं है तो आपका जीरो फ्लैग विल बी जीरो। उस केस में ये जंप करेगा, जंप इफ नॉट इक्वल, ठीक हो गया। चीज़ मैंने खोली इसलिए कि आप लोग सवाल पूछें तो उसके बाद मैं लिखूँ। सो यू कंपेयर टू थिंग्स CMP 0,2, ठीक है। इस केस में आपके पास जीरो फ्लैग विल बी सेट या अनसेट, अनसेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग इज जीरो। आपने नीचे लिखा है जंप इफ नॉट इक्वल। जंप इफ नॉट इक्वल किस केस में जंप करता है, जब आपके पास जीरो फ्लैग जीरो हो, ठीक है। तो ये जब आप जंप करेंगे तो ये वाली जंप हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कंपेयर टू विद टू तो जीरो फ्लैग आपके पास इस केस में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जंप इफ नॉट इक्वल कहता है कि जंप सिर्फ तब करनी है जब जीरो फ्लैग इज जीरो। तो इस केस में आपके पास जीरो फ्लैग इज नॉट जीरो, देयरफॉर वी विल नॉट जंप। तो ये जंप अकर नहीं होगी। तो नॉट इक्वल के केस में जंप अकर नहीं होगी। यहां पे जब ये इक्वल नहीं है तो फिर आपके पास जंप हो जाएगी, ठीक है जी। ये इसको समझाने का एक दो आसान तरीके भी हैं, लेकिन उन तरीकों से समझाना मुराद नहीं है। आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज की जंप नॉट इक्वल टू समझाना मुराद नहीं है। यहाँ पे ये बात समझिए ज़रा अच्छे तरीके से। आप लोगों को ये समझाना मुराद है कि ये एक इंस्ट्रक्शन कैसे सीखनी है ताकि अगली इंस्ट्रक्शन आप खुद सीख सकें। दोनों बातों में फ़र्क समझ आ रहा है? ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं आपको साफ करके बिल्कुल डायग्राम बना के बता दूँ तो इट माइट गेट क्लियरर, बट इससे अगली इंस्ट्रक्शन आप खुद नहीं सीख सकेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे अपना दिमाग थोड़ा सा घुमा लेंगे, ये बात इतनी ज़्यादा घूम फिर के क्यों है, ताकि अगली इंस्ट्रक्शन जो कि कल को जाके आप कहीं पे अगर फॉर इंस्टेंस गेम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहाँ आपको आपके इंटेल की नई इंस्ट्रक्शन नज़र आती है तो उसको सीखना कैसे है वो आपको समझ आनी चाहिए। बात असेंबली का मकसद ये है। ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सिंपल है, ये आप 3-4 दफ़ा करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार दो चीज़ें मैंने कंपेयर की है ना। नीचे लिखा हुआ जंप नॉट इक्वल, तो जीरो फ्लैग को देखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वो देख लो, अगर वो नॉट इक्वल है तो जंप कर जाओ, अगर वो इक्वल है तो जंप मत करो, ठीक है। तो ये बात बड़ी सिंपल है, बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल्स बताना मुराद है कि जंप नॉट इक्वल और ऊपर कंपैरिजन के दरमियान में जो फ्लैग लगा हुआ है उस फ्लैग के थ्रू आपने जाना है, बात को समझना है, ठीक हो गया। तो ये इन केसेस को दोबारा देखें। आपने कहा कंपेयर 5 विद 4, इस केस में आपके पास जीरो फ्लैग विल बी जीरो, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा जंप इफ नॉट जीरो, ठीक है। तो जंप इफ नॉट जीरो एंड जंप इफ नॉट इक्वल आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि वो यही देख रहे हैं कि मैं जंप तब मैंने करनी है जब जीरो फ्लैग इज जीरो। तो जंप इफ नॉट जीरो क्या कहता है, जब जीरो फ्लैग जीरो है तो मैं जंप करूंगा,
जंप इफ नॉट इक्वल क्या कहता है, जब जीरो फ्लैग जीरो है तो मैं जंप करूंगा। दोनों एक ही बात है। दोबारा सुने जो मैंने कहा, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुने। जंप नॉट जीरो कहता है कि जब जीरो फ्लैग जीरो है तो मैं जंप करूंगा। जंप नॉट इक्वल भी यही कहता है कि जब जीरो फ्लैग जीरो है तो मैं जंप करूंगा। तो ये दोनों एक ही इंस्ट्रक्शन है, समझिए बात की, ये एग्जैक्टली एक ही इंस्ट्रक्शन है। ठीक, दोबारा सुने। जंप नॉट जीरो कहता है, जो कि उसके नाम से जाहिर है कि अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है तो मैं जंप करूंगा। जंप नॉट इक्वल टू कहता है कि अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है तो मैं जंप करूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि अगर दो चीज़ें कंपैरिजन की बात इक्वल नहीं थी। ठीक, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वो जीरो फ्लैग जीरो हो गई तब जब वो दोनों इक्वल थी। ठीक है, ओके, इसको मैं ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर उसके बाद ज़रा देखें, सवाल पूछें दोबारा। पहले आगे नहीं जा रहा, मैं यहीं तक कर रहा हूँ आज। सो हम लोगों ने काम पे कहा कंपेयर बी एक्स विद 20 एंड जंप नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज 09 जी। मूव ए एक्स बी एक्स, ए एक्स के अंदर हमने ऐड किया, बी एक्स के अंदर वैल्यू 2 गई। कंपेयर बी एक्स विद 0014, ये 14 किधर से आ गया? 14 कहाँ से आ गया था? ये भी पता है किस जगह का कह रहा हूँ? ये जो इंस्ट्रक्शन हाईलाइट हुई है कंपेयर बी एक्स विद 14, ये 14 किधर से आ गया? हाँ जी, किधर से आ गया 14? सर हाथ पकड़े अपने सर के पास, लगाएं अपने। हाँ लगाएं लगाएं, ताकि उसके बाद शायद समझ आ जाए। सही कह रहा हूँ। अब ज़रा बताएं क्या चीज़ है। कंपेयर बी एक्स कॉमा 20, क्या ये 14 कहाँ से आया? जी, हेक्साडेसिमल में 14 जो है वो 20 होता है डेसिमल का। खुदा का खौफ है। ओके, सो कंपेयर कर रहे हैं जी हम। ठीक है, आगे चलें। जंप नॉट जीरो क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या लिखा था? ये क्या हो गया? मैंने लिखा था जंप नॉट इक्वल टू, इसने उसे बना दिया जंप नॉट जीरो। बात एक ही है। देखें हुआ क्या है, आप लोगों ने असेंबलर में अपनी आसानी के लिए लिखा जंप नॉट इक्वल, हमें उसको रीड करना आसान है। उसका जो ऑप कोड बना है एग्जैक्टली वही ऑप कोड जंप नॉट जीरो का भी है, क्योंकि दीज आर द सेम इंस्ट्रक्शन। अब जब दिस असेंबलर ने, डीबगर ने जब वो इंस्ट्रक्शन पढ़ी, तो उसको आपके दिमाग का नहीं पता कि आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं। उसने कहा ये ऑप कोड है, तो उसको डिसीजन लेना था कि भाई इसको मैं क्या बनाऊं। तो आमतौर पे आपके पास जितने डिसअसेंबलर्स हैं या डीबगर्स हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि ये चीज़ जो है दिस इज जंप नॉट जीरो, क्योंकि जंप नॉट जीरो ज़्यादा कॉमन है। समझ आई? तो दिस इज प्रूफ दैट जंप नॉट जीरो एंड जंप नॉट इक्वल आर द एग्जैक्ट सेम इंस्ट्रक्शन। ठीक, और पीछे उसकी वजह हम देखा है, क्योंकि दोनों एक ही बात को देख रहे हैं कि जीरो फ्लैग सेट अगर नहीं है तो मैंने जंप करनी है। समझ आ गई बात की? अच्छे तरीके से समझ आइए जी। सवाल पूछें। ये क्या हो रहा है भी पूछ सकते हैं। सो इसका वही वाला रूल है कि यू कैन कंपेयर रजिस्टर विद रजिस्टर, यू कैन कंपेयर रजिस्टर विद मेमोरी, यू कैन कंपेयर मेमोरी विद रजिस्टर, यू कैन नॉट डू मेमोरी विद मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मेमोरी वो मसला आप लोगों को याद है, मेमोरी मेमोरी दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं आते जी। ये वाली जो ये जो देखें, एक तो ये जो तफसील है इसकी, और दूसरी चीज़ें ये इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग की लैब है साथ, यू आर सपोज टू डू वेरिएशंस ऑफ दिस इन द लैब। ठीक है, यहाँ पे हम वो जो कोर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से करना। ठीक है, इसलिए स्लो जा रहे हैं ताकि आप लोग लैब में भी साथ साथ आते रहें। अगर चेक देखें, प्लस तो कंप्यूटर में होता ही नहीं है ना। कंप्यूटर में तो एक सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स लिखे होंगे 101111। अगर मैं इसको ये चेक लगाता हूं कि भाई अगर इसका साइंड फ्लैग सेट है तो जंप कर जाओ,
आगे वो भी आएगा आपके पास, जंप की इंस्ट्रक्शन आएगी जिसके अंदर ये होगा अगर साइन फ्लैग सेट है तो जंप कर जाओ। इसका मतलब है कि मैं साइन को देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से ये साइंड वैल्यू है, बस वो साइंड वैल्यू है। मैं उसको किस किस्म का चेक उस पर लगाता हूँ उससे पता चलेगा कि साइंड है कि अनसाइंड है। या यूं कह लें कि अगर आपने उसको साइंड बनाया है और आपने उसको एज अ साइन ट्रीट करना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू ऑल द चेक्स जो कि साइन के साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ओवरफ्लो को देखना पड़ेगा। अगर आप अनसाइंड में चल रहे हैं तो अनसाइंड के अंदर ओवरफ्लो नहीं होता, साइंड में ओवरफ्लो होता है, क्योंकि ओवरफ्लो की डेफिनेशन ये है कि अनएक्सपेक्टेडली साइन चेंज हो जाए। ठीक हो गया? तो अगर आप कहते हैं कि ये वाला जो भी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ ये साइंड है या अनसाइंड है, तो उसके हिसाब से आपको चेक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है? ये इवन सी में भी करना पड़ता है, लेकिन सी में आप लोगों ने किया नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आप लोग इस खप में जाते ही नहीं। इवन सी में करना पड़ता है कि इफ़ आई हैव टू नंबर जो कि मैं यूजर से नंबर इनपुट ले रहा हूँ, उन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ओवरफ्लो को देखना होता है वहाँ पे। ठीक है? कभी किया नहीं होगा, लेकिन ओवरफ्लो को देखना होता है कि अगर आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज़ 15 बिलियन और आप 12 बिलियन और 13 बिलियन को ऐड कर रहे हैं आपस में, तो इट इज़ गोइंग टू ओवरफ्लो। ठीक है जी? तो उस ओवरफ्लो को आपको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है जी? बिल्कुल एक बात देखें, इसमें साइंस इतनी है नहीं। ठीक है? जो पीस है ना, पीस बड़ा छोटा है, इसके साथ आप करते क्या है उसके अंदर साइंस होती है। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि यू डू अ कंपैरिजन, यू डू अ कंपैरिजन। कौन से दो नंबर्स आपने बताए मुझे बताएं? 54 एंड 20, यू कंपेयर दीज। ठीक है? कंपेयर असेंबली लैंग्वेज मशीन, आपके पास इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है। सिंपल सी बात है, ये जाएगा 20 को 54 में से माइनस करेगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो जीरो फ्लैग को कर देगा जीरो, वरना क्या कर देगा जीरो फ्लैग को वन। सही बोल रहा है उल्टा? अगर ये इनको माइनस करने से ये दोनों अगर बराबर हैं तो जीरो फ्लैग विल बी सेट। अभी ये बराबर है नहीं है, तो आपका जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? अनसेट हो गया। ये बात यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक हो गया? इसका किसी और बात के साथ कोई जंप्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये बात ख़त्म होगी। अब आप एक अलग से नई बात कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि इफ़ जंप नॉट ज़ीरो, जंप नॉट ज़ीरो लिखें या जंप नॉट इक्वल लिखें, दोनों एक ही बात है ना। ये बात तो समझ आ गई ना कि दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ है। ठीक हो गया? अगर आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब है ये जाके देखेगा अगर जीरो फ्लैग जीरो है तो जंप कर जाओ। ठीक है? दो पीसेस को अलग अलग करें, उसको अलग समझें, इसको अलग समझें। जीरो फ्लैग क्यों जीरो है एट द मोमेंट, दूसरी इंस्ट्रक्शन में हमारा इसके बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, चूंकि हम प्रोग्रामर्स हैं तो आप ये करते हैं ना कि भाई वहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा तो घुमा के जब वो इधर पहुँचेगा तो मैं क्या करूँगा। तो वी एज ह्यूमंस हैव टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मशीन के हिसाब से वो सिर्फ ये देखेगा भाई अगर जीरो फ्लैग जीरो है तो जंप कर जाओ। ठीक है? जीरो फ्लैग जीरो होगा ही उस केस में जब ये दोनों सही हो गए जी? बात समझ आ गई? इसको क्लास के ऊपर 2-3 एग्जांपल्स करके देखेंगे तो फिर अच्छे तरीके से समझ जी। जी देखें, अगर आप कहते हैं कंपेयर 20,54 तो जीरो फ्लैग विल बी क्या होगा? जीरो या वन? जीरो फ्लैग तो जीरो है। ठीक है? एक अलग से आपने एक सवाल पूछा है विच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन, वो ये कि कैरी फ्लैग के साथ क्या होगा? तो कैरी फ्लैग विल बी सेट, यस। ठीक हो गया? द थिंग इज वी आर सिंपली नॉट लुकिंग एट द कैरी फ्लैग व्हेन वी डू द जंप। ठीक है? अगर आप कैरी फ्लैग को देखते हैं तो वो फिर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई उससे कम था कि नहीं। ठीक है? लेस देन ग्रेटर देन वाली बहस हम वहाँ पे खोल रहे हैं। ठीक हो गया? तो कैरी फ्लैग को देख सकते हैं हम, लेकिन कैरी फ्लैग को एक अलग बात होगी, वो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जंप नॉट इक्वल टू या जंप नॉट जीरो के साथ उसका ताल्लुक। ठीक है? बात सही है, कैरी फ्लैग बिल्कुल सेट होगा। ठीक है? वेदर वी लुक एट इट और नॉट इज अ सेपरेट थिंग। सही हो गया जी? और मैंने कुछ समझ पड़ी नहीं है, लेकिन सवाल समझ नहीं आ रहा कि सवाल ये असेंबली जी, असेंबली लैंग्वेज का, स्पेशली असेंबली लैंग्वेज का ये इट्स सो लो लेवल दैट इट फील्स कि मुझे समझ आ गई है, लेकिन वो कहते हैं ना वो बंदा ख्वाब देख रहा होता है ना, तो उसमें वो चीज़ पकड़ी होती है लेकिन वो ज़रा सी बस दूर होती है, थोड़ी सी भाग जाती है, तो बस इसका वही हिसाब होता है। इट्स सपोज टू बी लाइक दिस।
इट्स सपोज टू बी लाइक दिस। जब आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ आपका टाइम लगेगा, फिर आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आएगी, देन इट्स वेरी ईजी। क्योंकि अगेन मशीन को बहुत छोटे छोटे पीसेस समझ आते हैं। अभी आप इसके अंदर साइंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रही हो। लुक एट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, दैट्स इट। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन को देखा, कंपेयर किया, फ्लैग की क्या सिचुएशन है, बस वो आप पहले एक दफ़ा फैसला करके साइड पे रखते हो उसको। जब वो फैसला हो गया, जंप नॉट इक्वल टू की इंस्ट्रक्शन की सिर्फ अपने सेमेंटिक्स देखें, उसके सेमेंटिक्स सिर्फ इतने हैं कि भाई अगर जीरो फ्लैग जीरो है तो मैंने जंप करना। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी, कोई सवाल नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।